एक घर में शादी के मंडप पर जब दूल्हा बैठा हुआ था तो अचानक से दूल्हे का पिता आता है और उसे हाथ पकड़कर उठा लेता है। कहता है कि देखो ये शादी नहीं होगी। इस बात को देखकर लड़की वाले जो होते हैं वो एकदम से उनके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी आपका हिसाब किताब है वो हम बाद में कर देंगे, लेकिन अभी शादी को मत रोको। लेकिन दूल्हे का पिता मानता नहीं है और अपने लड़के को उस मंडप से काफी दूर ले जाकर खड़ा कर देता है। लड़की का पिता उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं है। तभी एक और व्यक्ति उस शादी के अंदर होता है जो कि और कोई नहीं उस लड़की के जो जीजा होता है उसका छोटा भाई होता है। और वह एकदम से आकर कहने लगता है अपने बड़े भाई के ससुर से कि आप इन लोगों के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हो, ये तो दहेज के लालची है और इन लोगों के साथ तो आपको बेटी की शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। थू है ऐसे लोगों पर। इस बात को सुनकर जो वह लड़की का पिता होता है वह उसके सामने भी हाथ जोड़ता है, कहता है कि बेटा बात को बनाने दो, बिगाड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन तभी वह लड़का जो होता है वो कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। इस बात को सुनकर वहां पर सभी लोग हैरान तो हो जाते हैं, लेकिन लड़की के पिता को यह बात मंजूर होती है और उसके बाद वह अपनी बेटी की शादी उससे करा देता है। शादी होने के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाता है। लड़की की विदाई होकर वह जाती है और वहां पर जब उसकी मां देखती है कि बेटा शादी करके लाया है तो वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। क्या हुआ था ऐसा जिस वजह से सब कुछ हो गया और कौन था वह लड़का, क्या कारण था इन सबके पीछे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है कौशल। कौशल जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, कोरा चिट्टा बदन है और शरीर भी ठीक ठाक है, यानी कि बॉडी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है। कौशल का एक बड़ा भाई होता है और उसकी शादी हो चुकी है। कौशल अपने भैया भाभी और अपने माता पिता के साथ अपने घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करता है। कौशल जो है वो बड़े ही शिष्टाचार से रहा करता है और बड़ा ही सुलझा हुआ इंसान है। किसी भी फैसले को लेने से पहले वो ज़्यादा सोच विचार नहीं किया करता। यहाँ पर वह अपनी भाभी से बड़े प्यार से बात किया करता है और अपनी जिंदगी को एक अलग ही तरीके से जिया करता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जब कौशल शादी की हो जाता है तो उसके बाद उसके घर वाले उससे शादी के लिए कहने लगते हैं, कहते कि बेटा तू शादी कर ले। लेकिन अब तक कौशल इन बातों को सुन सुनकर, यानी कि पति पत्नी के जीवन में ये लड़ाइयाँ हुआ करती हैं और अपने भैया भाभी के जीवन को देखकर बहुत कुछ सीख चुका था और वह शादी से साफ मना कर देता है। कहता है कि शादी का मतलब तो माँ बाबूजी बर्बादी हुआ करता है और मैं बर्बादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। माता पिता उसे बार बार कहा करते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर दिया करता है, जबकि उनके पास अच्छा खासा रुपया पैसा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि वो मिडिल क्लास से कुछ ऊपर हैं और अपने जीवन को आराम से जिया करते हैं। अब जो कौशल होता है वह अपने जीवन को इसी तरह से जी रहा था और धीरे धीरे यहाँ पर जो कौशल का बड़ा भाई होता है उसकी ससुराल में उसकी छोटी साली की शादी तय हो जाती है एक प्रकाश नाम के लड़के से। अब जो प्रकाश होता है वह दूसरे गांव का रहने वाला है और यहाँ पर जब उससे शादी होती है तो यहाँ पर उसके बड़े भाई को बुलाया जाता है और बड़े भाई के सामने सारी बातें तय हो जाती है कि भाई इस तरह से शादी होगी, ये दहेज में मिलेगा और कोई बात नहीं, आप भी तैयारी करो और हम भी तैयारी करते हैं। यहाँ पर उसकी छोटी साली का नाम रचना होता है। रचना की शादी उस दूसरे लड़के से तय हो गई थी। शादी तय होने के बाद धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ जाता है, लेकिन जब शादी वाला दिन होता है तो उसी दौरान यहाँ पर जो कौशल होता है वह भी अच्छी तरह से तैयार होकर अपने भाई की ससुराल में जाता है, क्योंकि वहां पर उस पूरे परिवार को बुलाया गया था। हालांकि माँ तो घर पर ही रह गई थी, जो कि अनपढ़ थी। वो कहती है कि नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग जाओ। यहाँ पर बहू भी चली जाती है, बाप बेटे भी चले जाते हैं और उसके बाद घर पर केवल माँ रह जाती है। माँ जो होती है वो घर के अंदर रहती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ वहाँ शादी में कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ने लगता है। पहले तो बारात आती है और बारात आने के बाद जो दूल्हा होता है वो धीरे धीरे फेरों तक पहुंच जाता है। अब फेरों पर पहले तो दूल्हा बैठा करता है और उसके बाद दुल्हन आया करती है। तो अंदर दुल्हन तैयार हो रही थी और ढेर सारे विचार विमर्श सभी के बीच में हो रहे थे, यानी कि दुल्हन की सहेलियां दूल्हे को देखने के बाद उसे हंसी ठिठोले करती हैं कि भाई इसमें तो ये दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत है। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद जो रचना होती है वो मुस्कुराती है, कहती है कि कोई बात नहीं, जो भी दिक्कत है अब तो शादी इसी से होगी, क्योंकि अब ये बारात लेकर आ चुके हैं और शादी टल नहीं सकती। उसके बाद धीरे धीरे वो समय आता है जिस समय एकदम से शादी के माहौल में एक
अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगती है। यहाँ पर जो दुल्हन का पिता होता है उसको बुलाया जाता है दूल्हे के पिता के द्वारा, और वह बुलाकर उससे कहने लगता है कि देखिए जी, हमें ना 1.5 लाख रुपए तो कैश चाहिए और साथ में एक सोने की अंगूठी चाहिए, और आप इन चीजों का इंतजाम करो, उसके बाद ही शादी का काम आगे की तरफ बढ़ेगा। अब इस बात को सुनने के बाद जो लड़की का पिता होता है वो कहने लगता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि कोई भी बाप अगर अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो जितना उससे हो सकता है उससे भी फालतू पैसा लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर कोई भी कमी रह गई तो चारों तरफ इस बात से थू थू हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो लड़की का पिता होता है वो कहता है कि देखिए साहब, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, और आप ऐसा कीजिए, आपकी अगर यही राय है कि इनसे ही शादी होगी तो मैं बाद में आपको इन पैसों को दे दूंगा। लेकिन जो लड़के का पिता होता है वह मानता नहीं है और कहता है कि अगर आप इंतजाम करवा रहे तो ठीक है, वरना मैं दूल्हे को फेरों से उठा लेता हूं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की का पिता होता है वो कहने लगता है कि देखिए समधी जी, हमारे पास इतने पैसे फिलहाल तो नहीं है, लेकिन बाद में आपको देने की गारंटी कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो किसी से भी कहलवा लो, मीडिएटर से कहलवा लो, हम आपको पक्की गारंटी दे रहे हैं कि आपको 1.5 लाख रुपए और एक सोने की अंगूठी आपको मिल जाएगी। लेकिन यहां पर जो लड़के का पिता होता है वह मानता नहीं है और एकदम से उठकर जाता है फेरों की तरफ और अपने बेटे का हाथ पकड़कर उठा लेता है। कहता है कि खड़ा हो जा बेटा, जब इनकी हैसियत ही नहीं है तो यहां पर शादी करने से क्या फायदा, एक छोटी सी मांग हमारी पूरी नहीं कर पाए, हम अपने बच्चे की शादी यहां पर नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वह उसका हाथ पकड़कर उसे फेरों से उठा लेता है और एकदम से जो लड़की का पिता होता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कि समधी जी, आप चिंता मत करो, मैं आपकी जो फरमाइश है उसको पूरा कर दूंगा, लेकिन इस शादी को खराब मत करो। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा दी है और चारों तरफ बदनामी हो जाएगी, कृपया करके मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो। लेकिन जो लड़के का पिता होता है वह बिल्कुल भी नहीं मानता है और यह बात रचना तक भी पहुंच जाती है। रचना भी अपनी आंखों में आंसू ले आती है और जो लड़की का पिता होता है वह काफी ज्यादा गरीब था, तो इसीलिए जब मेहमानों में यह बात घूमती है तो कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता है, वरना 1.5 लाख रुपए कौन सी बड़ी रकम है और एक सोने की अंगूठी बता दे हैं, तो इस शादी के अंदर ऐसे लोग तो आए ही करते हैं, कोई ना कोई तो इस चीज की जिम्मेवारी ले लेता, लेकिन कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता है। उसके बाद जो लड़के का पिता होता है वह मानने के लिए तैयार नहीं होता है। पिता की आंखों में आंसू हैं और बेटी की आंखों में आंसू हैं। इधर यहाँ पर उस शादी के अंदर जो कौशल था वह भी आया हुआ था और जब वह सबको देखता है तो उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है कि एक तो बेटी को दो उनको, ऊपर से उनको दहेज भी देना है और दहेज ना दिया तो वो लोग शादी तोड़ देंगे। यह बात सुनकर वह लड़के वालों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के वाले समझने से साफ मना कर देते हैं। कहते कि इतना ही वो बन रहा है तो तू ही दे दे अभी के अभी और हम अभी शादी कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी जो कौशल होता है वह एक ऐसी बात कह देता है जिस बात को सुनने के बाद यहां पर लड़की का पिता एकदम से हैरान खड़ा होकर उसकी तरफ देखता रह जाता है। वह लड़की के पिता के पास जाता और कहता है कि अंकल जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो इस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं और मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। आप ऐसा करो, इनकी बारात को वापस भेज दो और मैं इस लड़की से शादी कर लेता हूं। अब इस बात को सुनकर लड़की का पिता हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी से पहले ही कहा था कि अगर वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता हो तो शादी कर लेगा, जानी पूछी रिश्तेदारी है, वहीं पर शादी हो जाएगी। लेकिन उधर से यही जवाब आया था कि उसने शादी करने से साफ साफ मना कर दिया है और आज वो खुद अपनी तरफ से शादी के लिए बोल रहा था। इसके बाद यहाँ पर जो लड़की का पिता होता है वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और जब रचना को यह बात पता चलती है तो उसके बाद रचना भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वहां पर वह बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार था और जानी पहचानी रिश्तेदारी थी, तो उस लड़के के व्यवहार के बारे में उन सभी को पता था। वो लोग खुशी खुशी रचना की शादी उससे करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो पहले वाले दूल्हे का पिता होता है वह खड़ा खड़ा बस देखता रह जाता है। जब फेरे चालू हो जाते हैं तो यहां पर लड़की का पिता कहता है कि अब क्या बेइज्जती करवा कर जाओगे, यहां से चले जाओ, तुम्हारे बारातियों को खाना खिला दिया है और तुम यहां से जा सकते हो अपनी बारात को वापस लेकर, हमें अपनी लड़की की शादी तुम्हारे लड़के से करनी ही नहीं है। ऐसा कहकर वह उसे वहां से भेज देते हैं। बारात बिना दुल्हन के वापस लौट जाती है और एक लड़का जो शादी में गया था वह दुल्हन लेकर वहां से विदा होता है। रचना को उस लड़के कौशल के साथ विदा कर दिया जाता है और यहां से पूरा परिवार वापस लौटता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो घर दुल्हन वाली जो गाड़ी होती है वो सबसे पहले पहुंच गई थी और वहां पर जाने के बाद जो लड़का होता है कौशल, वह दरवाजा खटखटाता है और जैसे उसकी मां आती है तो यहां पर वो कहती है बेटा आ गया तू। लेकिन तभी
भाई जो कौशल होता है वो कहता है कि माँ अकेला नहीं आया हूँ, तेरे घर की दूसरी बहू को तेरे साथ लेकर आया हूँ। अब इस बात को सुनकर माँ पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि माँ के पास ना तो कोई फोन था जिस फोन को वह उठाकर बातचीत कर सके, और वह तो अपने घर पर आराम से बैठी हुई थी ये सोचकर कि पूरा परिवार शादी में गया है और कल लौटेगा। और ऊपर से यहाँ पर जो बेटा होता कौशल, उसने भी मना कर दिया था, क्योंकि माँ बार बार कहा करती थी और उसे बड़ी इच्छा थी अपने बेटे की शादी देखने की। वह कहने लगती कि बेटा कहीं मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन तभी जो बेटा कौशल होता है वह उस गाड़ी की तरफ इशारा करता है जिसमें रचना दुल्हन के लिबास में बैठी हुई है। और जैसी माँ रचना को देखती है दूर से तो एकदम से हैरान हो जाती है और कहने लगती है बेटा ये सब कैसे हुआ, कौन है ये लड़की। तो उसके बाद जो लड़का होता है वह पूरी बात बताता है। इतनी देर में उसके भाई भाभी और साथ में जो उसका पिता होता है वो सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। और जब सभी आकर इस बात को समझाते हैं तो यहाँ पर जो माँ होती है अपने बच्चे की पीठ को थपोड़ती है, कहती है कि बेटा शाबाश, आज तूने मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया और तुझ जैसा बेटा होना बहुत ही भाग्य की बात होती है। इसके बाद जो रचना होती है उसको उसकी सास यानी कि जो फिलहाल सास है वह बड़ी अच्छी तरह से घर के अंदर लेकर आती है और अड़ोस पड़ोसियों को बुलाकर, और जब अड़ोस पड़ोस में ये बात फैलती है कि ऐसा ऐसा इस लड़के ने कर दिया जो कि शादी से मना कर रहा था, तो उसके बाद वो लोग भी सभी हैरान होते हैं। इधर जो वह दूसरा लड़का होता है वह अब अपने घर चला जाता है, उसको कोई भी अपनी बेटी नहीं देता है, क्योंकि जब उसके पिता यहाँ से बारात लेकर वापस लौट रहे थे तो गाँव में अक्सर ऐसा हुआ करता है कि जब बारात वापस आ जाती है तो बहुत ही बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। लोग तरह तरह से उपवास किया करते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि कैसे भी करके रास्ते से शादी हो जाए, लेकिन कोई भी जब इस हरकत को सुनता है उनकी को तो शादी करने से साफ मना कर देता है। क्योंकि होते हैं ना बारात में कुछ ऐसे लोग भी थे जो पहले जाकर ये बात बता देते यानी कि किसी कॉन्टेक्ट में कि इससे शादी मत कर लेना, ऐसे ऐसे इसको वापस भेजा है। तो उसके बाद वह अपनी बारात को लेकर वापस चला जाता है और गांव में चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि पिता ने दहेज मांगा और दहेज लड़की वालों ने ना देकर लड़की किसी और को दे दी और बारात को वापस खाली हाथ भेज दिया। वो तो शुक्र है कि उन लोगों ने इन पर पिटाई नहीं लगाई, वरना काम तो इनके पिटाई के लायक थे। ये बातें चारों तरफ फैलती है, उसकी बदनामी हो जाती है। इधर जो रचना होती है वह अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाने लगती है, यानी कि यहां पर आती है और उसके बाद सभी विधि विधानों के थ्रू उसको घर की बहू बना दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, दोनों बहनें घर को पूरी तरह से स्वर्ग बना देती हैं। और उसके बाद जो छोटा लड़का कौशल होता है वह भी अपनी जिंदगी को एक गृहस्थ आश्रम में जीने लगता है, यानी कि उसकी शादी हो चुकी है। धीरे धीरे वह अपनी पत्नी का ख्याल रखता है। उसके बाद उसके बच्चे होते हैं और उसके बाद बच्चों को पाकर वह बड़ा ही खुश होता है और उसे एक अलग सा अनुभव होता है। वह कहने लगता है कि माँ बाबूजी, मैं तो इस शादी को बहुत ही बेकार समझा करता था, लेकिन शादी के बाद तो जिंदगी आसान हो जाती है अगर दोनों पक्ष समझदार हो तो, यानी कि लड़की और लड़का अगर समझदार हो तो शादी के बाद जिंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर वह कई बार जब घरेलू झगड़ों को देखा करता था तो उन्हें देखकर उसका दिमाग खराब हुआ करता और वह सोचा करता कि इन झगड़ों का निपटान क्या है, और इसी वजह से वो उनसे बात किया करता है, यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है। तो वो लोग उससे कहा करते हैं कि भाई इनका कोई भी निपटारा नहीं है, ये लोग तो खामखाई बातों पर जो पत्नियां हैं वो लड़ जाया करती हैं। लेकिन यहाँ पर उसके केस में ऐसा नहीं था। अगर कोई छोटी मोटी बात भी हो जाती है तो रचना उसे बैठकर समझती है, और अगर पति से कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो बैठकर उसे बता देती है कि ऐसे ऐसे हो गया है, ये आपने गलत किया है, आगे मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। इधर जो पति होता है वो कोई भी फैसला लेता है तो पत्नी आंख मूंद कर उस पर विश्वास किया करती है। यानी कि अगर जो कौशल होता है उसने ये बोल दिया रात के समय में कि सुबह हो चुकी है और तुम खड़ी होकर फलानी जगह जाओ, तो जो पत्नी है वो संकोच नहीं करेगी, भले उसे पता है कि फिलहाल रात हो चुकी है और उनकी जीवन बिल्कुल अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था। इसका एक और कारण यह भी था दोस्तों कि जो रचना थी उसने देखा है कौशल को कि उसने उसके पिता की इज्जत को उछलने से बचा लिया है। अगर उस दिन वो ये फैसला नहीं लेता तो उसके बाद उसके पिता की इज्जत चारों तरफ उछल जाती और वह कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इसी वजह से जो रचना है वो कौशल की इज्जत किया करती है और उसके परिवार को बांधकर चलने में पूरी मदद किया करती है। परिवार में कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाया करती है तो वो पहले से पहले माफी मांग लिया करती है और घर एक स्वर्ग की तरह चलने लगता है। धीरे धीरे जब उनकी शादी को लगभग 7 साल बीत जाते हैं तो 7 साल बाद एक दिन कौशल और रचना अपने ससुराल जाते हैं, यानी कि कौशल की ससुराल और रचना के मायके जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद जो रचना की एक सहेली होती है जो कि उस टाइम पर जब उसकी पहले लड़के से शादी हो रही थी तो उससे मजाक कर रही थी कि लड़का ऐसा है लड़का वैसा है, वह वहां पर आती है और वहां पर आने के बाद कहने लगती है कि यार अच्छा किया
जो तुमने उससे शादी नहीं की, क्योंकि वो लोग तो इस लायक है ही नहीं। क्योंकि उसके बाद उन लोगों की शादी नहीं हुई और शादी ना होने के बाद उस लड़के के बारे में सारे भेद खुलते हैं। रचना पूछती है कि क्या भेद खुलते हैं, तो वो कहती है कि दरअसल जो लड़का था वह तो एक नंबर का शराबी है और वह तो बुरी तरह से शराब पिया करता है, क्योंकि शराब पीने के बाद कई बार वह हमारे गांव तक आ जाता है, क्योंकि हमारे गांव में उसका एक दोस्त है। उस दोस्त से मिलने आया करता है और कई बार तो उसकी वहीं पर उससे लड़ाई हो चुकी है। इस बात को सुनकर रचना को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। और उसके बाद जो रचना है वह अपने जीवन को जीने लगती है। लेकिन जब कौशल इस बात को सुनता है तो वह उसके बारे में पता लगाता है और पता लगाने पर उसे पता चलता है कि जो ये लड़का था जिससे उसकी पहले शादी होने वाली थी रचना की, वह लड़का अपने कर्मों की वजह से ही आज ऐसा हो चुका है कि उसे कोई भी अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर कहीं बाहर से वह ऐसी लड़की से शादी भी कर लाए जैसे कि पैसों से शादियां हुआ करती हैं, तो वह लड़की उसके पास टिकती नहीं है, क्योंकि वह शराब पीकर उसके साथ मारपीट किया करता है। चारों तरफ उसकी बदनामी जो हो चुकी है और इसीलिए लड़कियां भी 2 से 3 रातों के बाद ही भाग जाया करती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।